दोस्तों नमस्कार। लड़की हूं लड़ सकती हूं, यह नारा बेहद शानदार है। कांग्रेस का नारा है, प्रियंका गांधी का नारा है, उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर नारा है। विजय यात्रा इसलिए निकल रही है क्योंकि हमें पता है 2022 में विजय हमारी ही होगी। यह समाजवादी पार्टी का नारा है, यानी अखिलेश यादव का नारा है। हमें पता है हमारी ताकत क्या है, तो हम विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुला रहे हैं और इस सत्र के साथ ही विधानसभा के उपाध्यक्ष पर नितिन अग्रवाल को बैठा भी रहे हैं। यह हमारी ताकत है, जहां पर उनके पक्ष में 304 वोट पड़ते हैं और विपक्ष में सिर्फ 60 वोट पड़ते हैं। यह योगी आदित्यनाथ का मंत्र है। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों में जातियों के समीकरण के इर्द गिर्द घूमती उत्तर प्रदेश की सियासत क्या वाकई जिले दर जिले पहली बार गवर्नेंस को देख पाएगी? उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी जबरदस्त है, यह हर कोई जानता है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान हाशिए पर पड़ा हुआ है, यह भी हर कोई जानता है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना काल में अव्यवस्था थी, मेडिकल सिस्टम चरमरा गया था, राज्य सरकार अपने घर में बैठी हुई थी, यह भी जानकारी हर किसी को है। उत्तर प्रदेश में मुफलिसी और गरीबी की स्थिति क्या है, यह भी हर कोई जानता है। और इन तमाम परिस्थितियों के बीच यह भी हर कोई जानता है कि किस तरीके से विपक्ष को ठोकने की सियासत भी योगी आदित्यनाथ ने अपने दौर में शुरुआत की। तो क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति पहली बार एक नए परसेप्शन को बना रही है, जहां पर सबके लिए खुला मैदान है और उत्तर प्रदेश की जनता खामोश है? वो परखना चाह रही है, वो समझना चाह रही है कि तमाम जातीय समीकरण अपनी जगह रेंगते रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से उसकी खामोशी है वो गवर्नेंस के मुद्दे पर 2022 में उभर कर सामने आ जाएगी। आज इन सवालों पर गौर करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के पीछे नरेंद्र मोदी खड़े हैं। अखिलेश यादव के पीछे मुलायम सिंह यादव का एक अपना पुराना राजनीतिक विरासत की एक पूरी देन है, और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी अगर चुनावी मैदान में है और साथ ही अगुवाई कर रही है, तो पहली बार गांधी परिवार किसी राज्य में अगुवाई करने के लिए उतरा है। यानी बिल्कुल नई परिस्थितियों के साथ, नए नारों के साथ, नए तरीके से गवर्नेंस के सवाल के साथ हमें लगता है आज उत्तर प्रदेश को समझने की जरूरत है। जिक्र प्रियंका गांधी के नारे से करना चाहिए, लड़की हूं लड़ सकती हूं। 161 सीटों पर कांग्रेस महिलाओं को चुनाव मैदान में उतारेगी, यह जानते समझते हुए कि 2017 में सिर्फ 11 महिलाओं को उम्मीदवारी के लिए खड़ा किया गया था और सिर्फ 2 उम्मीदवार जीत पाए थे। और उत्तर प्रदेश की विधानसभा के भीतर जब झांकना शुरू कीजिएगा तो मौजूदा वक्त में सबसे ज्यादा महिलाएं एमएलए हैं, लेकिन उनकी संख्या सिर्फ 38 है। और 38 में से 32 एमएलए जो हैं वो बीजेपी के हैं, जो 2017 में चुनाव जीत कर आए। कांग्रेस और बीएसपी के 2-2 एमएलए हैं, समाजवादी पार्टी और अपना दल के 1-1 एमएलए हैं। इससे पहले जब आप पन्नों को पलटना महिलाओं को लेकर शुरुआत कीजिएगा तो आपके जहन में 1985 31 एमएलए थे। उसके बाद सबसे ज्यादा 2012 में 35 एमएलए थे, जिस समय अखिलेश यादव की सत्ता आई थी। उस 35 में से 22 एमएलए समाजवादी पार्टी के थे। यानी एक मैसेज बहुत साफ है, जिसकी बड़ी तादाद में महिलाओं की जीत होती है वह राजनीतिक दल सत्ता में होता है, चाहे महिलाओं की संख्या आधी आबादी के अनुकूल ही क्यों ना हो। लेकिन इसके ठीक समानांतर उत्तर प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जहां पर महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा आपराधिक मामले होते हैं। और भारतवर्ष में जितनी बड़ी तादाद में महिलाओं से रेप होता है, महिलाओं की हत्या होती है, दहेज हत्या होती है, उन फहरिस्त को भी जोड़ते चले जाइएगा तो उत्तर प्रदेश अव्वल नंबर पर आता है। और उत्तर प्रदेश में जिले दर जिले जब आप गिनना शुरू कीजिएगा तो आपको जानकारी मिलेगी, सियासत की ठसक ही महिलाओं को उत्पीड़न के साथ दफन करने पर आमादा है। तो क्या लड़की हूं लड़ सकती हूं यह नारा कामयाब होगा? दरअसल ये नारा निकला कहां से यह तो दूर की गोटी है, लेकिन एक बात तय है, प्रियंका गांधी जब हाथरस पहुंची थी और हाथरस में एक दलित लड़की के साथ बलात्कार और हत्या कर दी गई थी, और जिस तरीके से समूचे देश में उसको लेकर उबाल था, वहां पर पहली बार उस परिवार के भीतर की लड़कियों से जब बातचीत प्रियंका गांधी ने की थी तो उन्होंने 2 ही बातों का जिक्र किया था
एक था हम लड़ेंगे और दूसरा था शहरों में लोकतंत्र होता है, शहर की सीमा के पार लोकतंत्र की कोई सीमा ही नहीं होती है। तो क्या भारत का एक अनूठा सच भारत के शहरों के आगे बढ़ नहीं पाता है? यानी कानून का राज गांव में बिल्कुल नहीं रहता है। एक के बाद एक घटनाएं और जिलों को याद कीजिए। उन्नाव, कुलदीप सिंह सेंगर, क्या आप भूल चुके हैं? वो कहां पर हैं? सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। हाथरस कांड 2020 में हुआ, सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है 4 आरोपियों को लेकर। वो चारों कहां पर हैं? और उस गांव के भीतर में जिन परिवारों के साथ बलात्कार और हत्या तक की परिस्थितियां आ गई, उन परिवारों की स्थिति क्या है? क्या एक ऐसी स्थिति में हर कोई आकर जी रहा है जहां पर कंपनसेशन मिल जाए और राशन फ्री में मिल जाए, अन्यथा घर ही जेल में तब्दील हो जाती है? सोनभद्र को भी याद कीजिए, 10 आदिवासियों को मारा गया था। हमें लगता है लखीमपुर को भी इससे जोड़ दीजिए। लखीमपुर में भी उन परिजनों के भीतर क्या वाकई इतने दिनों के बाद कोई झांकने की परिस्थिति में आएगा कि उन घरों के भीतर अभी भी मातम पसरा है, या फिर स्थिति वाकई सामान्य हो गई है? जिन्होंने अपने बच्चे को खोया, जिन्होंने अपने पिता को खोया, जिन्होंने अपने पति को खोया, क्या वाकई उत्तर प्रदेश की राजनीति पहली बार गवर्नेंस को देखना चाहती है? पहली बार जातीय समीकरण के ठीक समानांतर गवर्नेंस इसलिए मायने रखेगी क्योंकि बिहार से सटे हुए, अगर उत्तर प्रदेश से सटे बिहार की राजनीतिक चुनाव को देखें तो उस वक्त याद कीजिए क्या हो रहा था। तेजस्वी यादव ने गवर्नेंस का मुद्दा उठाया था, एमवाय समीकरण चल रहा था, मुस्लिम यादव समीकरण था, लेकिन गवर्नेंस का मुद्दा साथ चल रहा था। तो क्या वाकई उत्तर प्रदेश के भीतर में अखिलेश यादव जिस एमआई समीकरण का जिक्र करते हैं उसके साथ गवर्नेंस का मुद्दा आ सकता है क्या? जैसे ही यह सवाल गवर्नेंस का उठेगा, लोग कहेंगे अच्छा, जिस समय मुजफ्फरनगर के दंगे हुए उसके ठीक बाद सैफई में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा था, हमें याद है। और योगी सरकार से भी कहा जा सकता है, जिस वक्त लखीमपुर में जो कुछ हुआ, प्रधानमंत्री अमृत महोत्सव मनाने लखनऊ तक पहुंच गए, उत्सव मनाया, नाचा गाना सब कुछ देखा, लेकिन लखीमपुर के दर्द में वह शरीक नहीं हुए। क्या यह गवर्नेंस से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है? बीएसपी या मायावती अपने तौर पर लगातार कहती रही है कि उनके दौर में कानून व्यवस्था पर नकेल उन्होंने कस दी थी। योगी भी इसी बात का जिक्र करते हैं कि हमारे दौर में तो ठोक दो अगर आप कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि अपराधियों को ठोक दो। यानी एक परसेप्शन की राजनीति के समानांतर जब आप चलना शुरू करेंगे तो मायावती की जो पहचान थी, योगी ने उस पहचान को कानून व्यवस्था के आश्रय ओढ़ लिया है। जो पहचान अखिलेश यादव की रही, उस पहचान को अमृत महोत्सव के जरिए, सैफई महोत्सव के समानांतर बीजेपी ने भी ओढ़ लिया। अब यहां पर सवाल होता है कि कांग्रेस इस पूरी भीड़ में कहां पर है? जो नारा लगा रही है कि दरअसल हम महिलाओं के साथ खड़े और महिलाएं जाति और धर्म से हटकर हमारे साथ खड़ी हो जाए, प्रियंका गांधी यही चाहती है। वह समूची महिलाओं को एक अलग वोट बैंक के तौर पर देखना चाहती है, लेकिन महिलाएं खुद वोट बैंक भी हो और महिलाएं उस वोट बैंक से वोट पाने वाली भी हो, यानी उम्मीदवार के तौर पर भी हो। यह एक नई परिस्थिति है, क्योंकि इससे पहले इस देश के भीतर में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने किसी भी राज्य में इस तरीके का ऐलान नहीं किया कि हम 40% सीट महिलाओं को दे देंगे और वो वहां पर चुनाव लड़ेंगी। जीते या हारे ये एक अलग मसला है। पंचायत के इलेक्शंस में आरक्षण के तहत ये चीजें अलग अलग जगहों पर देखने को जरूर मिली है, लेकिन जब आप हकीकत को परखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसका मतलब क्या है, तो हम जैसे ही जिक्र उन्नाव का करते हैं 2017, सोनभद्र का करते हैं 2019, हाथरस का करते हैं 2020, लखीमपुर का करते हैं 2021, और इसके बाद हमने जब एनसीआरबी का डाटा देखना शुरू किया तो आपको जानकर हैरत हो जाएगी कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पर महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर थाने में 10 एफआईआर हर दिन लॉन्च ना होती हो। इतनी बड़ी तादाद में उत्पीड़न की परिस्थिति महिलाएं उत्तर प्रदेश में भोग रही है, तो क्या महिलाएं वाकई एकजुट सामने उभर कर आ सकती है? एनसीआरबी का डॉक्यूमेंट हमारे पास है जो बहुत साफ तौर पर बतलाता है कि किस तरीके से समूचे देश में तकरीबन महिलाओं के खिलाफ जो आपराधिक मामले हैं उसकी संख्या 2019 में 4,05,326 थी। 2020 लॉकडाउन की परिस्थितियों को देखता है तो वो कुछ घटनाएं कम होती हैं,
3,71,503 है। लेकिन उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है? उत्तर प्रदेश में 2019 में लगभग 60,000 आपराधिक मामले दर्ज होते हैं अलग अलग थानों में, और उसमें कमोवेश सारे जिले हैं। और एनसीआरबी के पिछले 10 बरस का डाटा, उस 10 बरस में जाहिर है अखिलेश की सत्ता भी आएगी, मायावती की सत्ता भी आएगी। उस दौर में भी जब आप देखना शुरू कीजिएगा तो कमोवेश हर जिले में औसतन जो निकल कर आता है 24 से 25 एफआईआर हर दिन महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर थानों में होती है। यहां पर शुरू होता है कन्विक्शन रेट क्या है। थानों में पुरुष बैठे हैं, विधानसभा में पुरुषों की तादाद ज्यादा है। कानून बनाना उन्हें है, कानून लागू उन्हें करना है। क्या ये महिलाओं के हक की बात महिलाओं को दबाते हुए महिलाओं के साथ की जा सकती है? ये बड़ा असंभव सा सवाल है, क्योंकि कुलदीप सेंगर तो बीजेपी के एमएलए थे, और जो उन्नाव में हुआ यह कोई भूल नहीं सकता। और किस बेरहमी से बेटी, बाप, समूचे परिवार को प्रताड़ित किया गया, यह कोई भुला नहीं सकता है। ये सारी परिस्थितियां इसी दौर में हुई हैं। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल है, अगर इतनी बड़ी तादाद में सब कुछ हो रहा है तो यहां पर कांग्रेस के माथे पर भी कुछ धब्बे हैं। सवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति भर का हो, जहां पर प्रियंका की सोच काम कर रही है, तब तो आप एक अलग दृष्टि से देखेंगे। लेकिन रेप के मामले में टॉप पर एनसीआरबी के डाटा में राजस्थान है। 2019 का डाटा, जो रेप का आखिरी डाटा है एनसीआरबी का, उसके मुताबिक 5,310 केस रजिस्टर्ड हुए राजस्थान में, और उत्तर प्रदेश में लगभग 3,000 केस रजिस्टर्ड हुए। तो क्या यह आइडियल सिचुएशन उत्तर प्रदेश को लेकर है, या एक राजनीतिक ऐलान है? और राजनीतिक ऐलान ही अगर हर कोई कर रहा है तो कौन बेहतर राजनीतिक ऐलान कर देगा, इसको लेकर जनता वोट देगी, या फिर इससे हटकर कुछ देखना चाहेगी? क्योंकि जैसे ही हम इन बातों का जिक्र कर रहे हैं तो हमें लगता है हाथरस इसलिए याद कीजिए क्योंकि हाथरस के परिजन अभी भी जब आप उनके गांव में जाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे, उन्हें सब कुछ याद है कि किस तरीके से 14 सितंबर 2020 को खेत में बेटी मिली लहूलुहान, नंगी थी, वह बेहोश पड़ी हुई थी। 29 सितंबर को तमाम इलाज देश में हंगामे के बाद उसकी मौत हो गई, और उसके बाद किस तरीके से उसका अंतिम संस्कार किया गया, और उसके बाद सीबीआई को पूरा 4 अक्टूबर को केस दिया गया। सीबीआई ने 19 दिसंबर को चार्जशीट भी दाखिल कर दी। ये कमोवेश हर केस के साथ होता है। तो यहां पर सीबीआई और उसकी चार्जशीट के बाद वो कौन सी परिस्थितियां होती है जो सजा तक, यानी फाइनल सजा तक दे पाने की परिस्थिति में नहीं आती है। आरोपी से आप दोषी तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उस दोषी को सजा कैसे, कब, किस रूप में होगी, कोई नहीं जानता है। और शायद उत्तर प्रदेश इस मामले में भी अपने तरीके का अनोखा राज्य है, जहां पर चार्जशीट के बाद जब दोषी करार दे दिया गया तो उसके बाद ऊपरी अदालत में जाना और उस पर भी कोई फैसला ना हो पाना, वह भी लंबे वक्त तक टलते चले जाने की परिस्थिति में महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामलों को लेकर कन्विक्शन रेट सिर्फ 2.3% है। 97.7% में आरोपी जो दोषी में कन्वर्ट हो जाता है उसे सजा नहीं होती है। यहीं से सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि उत्तर प्रदेश के भीतर में मौजूदा वक्त में महिलाओं के सामने, यानी लड़कियों के सामने, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। आपको जानकर हैरत होगी कि उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा लड़कियों ने इस केंद्र सरकार के नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर नौकरी के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। समूचे उत्तर प्रदेश में जितने युवाओं ने कराया है उनकी तादाद तकरीबन 4,97,130 है। इसमें से महिलाएं यानी लड़कियां जो हैं, इनकी संख्या 1,22,690 है। यानी उत्तर प्रदेश में लड़कियां रोजगार भी चाहती हैं, वह डिग्रीधारी भी है। उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के पास भी कराया हुआ। ये हम आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का बतला रहे हैं, जो लेबर मिनिस्ट्री के तहत जो पोर्टल बनाया गया है, नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल। और अगर स्टेट गवर्नमेंट के रोजगार दफ्तर के भीतर झांकिएगा तो उत्तर प्रदेश की तकरीबन 1.25 लाख लड़कियों ने नौकरी के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, लेकिन नौकरी कहीं नहीं है। क्या वाकई गवर्नेंस का मामला उठेगा? और गवर्नेंस का मसला इसलिए है कि जो जातीय समीकरण और सोशल इंजीनियरिंग को देख रहे हैं उसमें बार बार छोटे राजनीतिक दलों का जिक्र होता है, चाहे वो निषाद को लेकर पार्टी हो, चाहे राजभर की पार्टी हो। सवाल है कि इस समाज के बच्चे भी तो अब हायर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं और वह भी बेरोजगार हैं, तो वह अपने पिता की राजनीति के मातहत उत्तर प्रदेश की सियासत को देखें या उत्तर प्रदेश की सियासत के जरिए अपने
भविष्य को देखें और उत्तर प्रदेश के भविष्य को भी देखें, यह भी सवाल है। परसेप्शन के लिहाज से इस वक्त प्रियंका गांधी के कंधे पर कोई बैग एंड बैगेज नहीं है। कांग्रेस की सत्ता 30 साल पहले हुआ करती थी। उस 30 साल पहले की परिस्थितियों में मौजूदा वक्त का जो वोटर है, अगर आप उसको 18 साल से 30 साल तक के बीच में भी अगर लेकर आइएगा तो भी वो वोटर निर्धारित कर देगा कि कौन जीतेगा। लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि 10 साल के बाद राजनीतिक समझ पैदा होती है, किसे वोट देना है। उस लिहाज से सोचिए तो 18 बरस से लेकर 40 साल तक का युवा जो है उत्तर प्रदेश के भीतर में, इनकी संख्या उत्तर प्रदेश के तमाम वोटरों में 67% है और यह बहुत चीजें तय कर देगा। तो क्या परसेप्शन की लड़ाई में प्रियंका गांधी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इस बात का जिक्र करते हुए एक तरीके से समूचे वोट बैंक की राजनीति को हिला डिगा रही है और बता रही है कि आप किस रूप में नई दृष्टि से राजनीति को देखें। क्योंकि उत्तर प्रदेश के परतों को जब परखेंगे वहां के गवर्नेंस को लेकर, तो हमने कहा आपके जहन में 1995 के बाद से गठबंधन की राजनीति, चाहे बीएसपी हो, समाजवादी पार्टी हो, इन्होंने अपने तौर पर एक गठबंधन की राजनीति और जातीय समीकरण और मंडल की राजनीति को बाखूबी निभाया है। कमंडल की राजनीति में मंडल की राजनीति का समावेश होना बीजेपी ने इस दौर में सीखा है और किस तरीके से ओबीसी को टारगेट करना है, किस तरीके से जाटव माइनस दलित को साथ में लेकर आना, ये सारी राजनीतिक तिकड़में जो हैं मंत्रियों के साथ बनते हुए नजर आती हैं। लेकिन फिर यहां पर एक सवाल आता है कि जब आप मंत्री बनाते हैं तो आज ही जिस तरीके से एक दिन का सत्र बुलाया गया, विधानसभा का सत्र जिसकी उम्र 6 महीने भी नहीं है। नितिन अग्रवाल दरअसल नरेश अग्रवाल के बेटे हैं। नरेश अग्रवाल एक वक्त समाजवादी पार्टी में थे, हालांकि एक वक्त बीएसपी में भी रह चुके हैं, कांग्रेस में भी रह चुके हैं, लेकिन 2018 के मार्च में वह बीजेपी में चले गए। तो तमाम पार्टियों में रहने के बाद उनके बेटे नितिन अग्रवाल को आज विधानसभा का उपाध्यक्ष बना दिया गया। बड़ा महत्वपूर्ण है, 403 की विधानसभा में 396 विधायक मौजूद थे, 368 वोट पड़े, 304 बीजेपी को पड़े, 60 समाजवादी पार्टी को पड़े। समाजवादी पार्टी के वहां जो मौजूद थे वो 46 एमएलए थे। उसमें के अलावे जो 14 एमएलए थे उसमें से 8 बीएसपी के थे जो समाजवादी पार्टी के साथ आ गए हैं, 3 राजभर के थे और 3 की जानकारी क्या वो क्रॉस वोटिंग हुई, यह जानकारी नहीं निकल कर आ पाई। लेकिन यह सारी परिस्थिति आपको बार बार बता रही है कि एक ऐसी परिस्थिति में उत्तर प्रदेश जा रहा है जहां पर धीरे धीरे गवर्नेंस और चेहरा दोनों मायने रख रहा है। सिर्फ चेहरे से काम नहीं चलेगा, गवर्नेंस का जिक्र भी होगा। योगी चाहते हैं कि चेहरा उनका रहे जिससे 2022 के चुनाव के बाद 2024 की दिशा में जब बढ़ेंगे तो उनका प्रभाव 2024 के लोकसभा चुनाव में ज्यादा रहे। नरेंद्र मोदी की मुश्किल यह है कि अगर चेहरा योगी का चमकने लगा तो उस चमक के आगे 2024 में उनके गवर्नेंस को लेकर सवाल ना उठने लगे और आरएसएस उस दौर में नए प्रयोग करने कहीं ना निकल पड़े या फिर भीतर से कहीं आवाज ना आने पड़े, क्योंकि 80 सांसदों को उत्तर प्रदेश देता है। एक लिहाज से सत्ता में कौन आएगा यह उत्तर प्रदेश ही तय करता है। तो वो चेहरा चाहेंगे कि किसी भी हालत में नरेंद्र मोदी का चेहरा हो। इसीलिए लखीमपुर की घटना में जो योगी के हाथ में था वो योगी ने किया, जो मोदी के हाथ में है वो मोदी करेंगे। योगी के हाथ में था आशीष मिश्रा जो मंत्री जी का बेटा है, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसकी गिरफ्तारी हो गई। जो सेंटर यानी मोदी के हाथ में है उसमें अजय मिश्रा टेनी को नहीं हटाया जाएगा तो नहीं हटाया जाएगा राज्य मंत्री के तौर पर, चाहे किसान कितने भी आंदोलन कर लें। और किसान जब आंदोलन करते हुए लखनऊ पहुंचेंगे और लखनऊ में जब उनकी महापंचायत होगी तो वो राजनीतिक चैलेंज योगी को होगा, मोदी को नहीं होगा। यह मोदी को एहसास दिल्ली में भी है। तो एक टकराव बीजेपी के भीतर है और दूसरी तरफ नया परसेप्शन प्रियंका का है। और इन सब के बीच समाजवादी पार्टी और मायावती किन परिस्थितियों को जिएगी, यह भी एक सवाल है। तो ऐसे में सबसे बड़ा आखिरी सवाल, जो 5 मुद्दे उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करेंगे उसमें सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त इकोनॉमिक डिस्ट्रेस का है। जो बेरोजगारी की परिस्थितियां हैं, जिन परिस्थितियों में वहां का युवाओं लगातार बेरोजगारी को भोग रहा है, वह किस दिशा में योगी के साथ खड़ा होगा, यह अपने आप में सवाल है। दूसरा बड़ा मुद्दा कोरोना काल में अव्यवस्था को लेकर वहां की तमाम जनता के भीतर अपने परिजनों को खोने के बाद अभी भी सवाल लगातार पनप रहे हैं। तीसरा बड़ा सवाल है विपक्ष को ठोकने की राजनीति जो योगी ने शुरू की। राजनीतिक तौर पर एक माना जाता है सत्ताधारी और विपक्ष में ठोकने को लेकर सहमति होती है।
लेकिन योगी आदित्यनाथ ये जानते समझते रहे कि दरअसल ठाकुरों की जो तादाद है उत्तर प्रदेश के 100% में, वह 3 से 4% से ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे में उन्हें अपने आप को किसी न किसी रूप में पुराने परसेप्शन से ऊपर लेकर आना होगा, तो वह खुद को मायावती के ऊपर ले आए कानून व्यवस्था को लेकर, और इसी को जतलाने का प्रयास लगातार करते रहे। चौथा सवाल किसानों का है। किसान, गन्ना किसान और बाकी किसान, आंदोलन चल रहा है। लखीमपुर ने उस आंदोलन को एक नया डायमेंशन दे दिया, और इन तमाम परेशानियों के बीच किसानों के सामने संकट यह है कि सेंटर हर हाल में चाहता है इस किसान आंदोलन को बदनाम किया जाए और इसे बड़े किसानों का ही आंदोलन बचाया जाए। लेकिन छोटे किसान, सीमांत किसान, इनके सामने संकट यह है कि किसानी में वह नहीं चाहते हैं कि उनका परिवार आने वाले वक्त में किसानी करे। वह रोजगार के दूसरे साधन अपने बच्चों के लिए खोजना चाहते हैं, लेकिन वह भी नहीं मिल पा रहा है। और आखिरी सवाल सबसे बड़ा है, मुस्लिमों का सवाल, जो पूरे तरीके से इस दौर में राजनीति में हाशिए पर है। तो क्या जिस पॉपुलिज्म के आश्रय मुसलमान लगातार जिन राजनीतिक दलों के साथ खड़ा होते रहा, क्या पहली बार वो लॉन्ग टर्म देखेगा? हमें लगता है कांग्रेस इस मैसेज को कन्वे करना चाहती है, आप पॉपुलिज्म में मत फंसिए कि एक सत्र के लिए क्या रियायत और कौन सी राहत होगी। आप लॉन्ग टर्म देखिए कि कौन किसके साथ खड़ा रहा है, और प्रियंका गांधी का अगला दाव हो सकता है यह भी हो जाए, जहां पर वो आपको अलग अलग जगहों पर मस्जिदों में नजर आए। ये 5 मुद्दे अगर उभर कर सामने आते हैं गवर्नेंस के तौर पर, तो यकीन जानिए योगी की सत्ता भरभरा कर गिर जाएगी, यानी बीजेपी की चुनावी जीत बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके ठीक समानांतर जो राजनीतिक प्रयोग सोशल इंजीनियरिंग के जरिए और छोटे राजनीतिक दलों के जरिए अखिलेश यादव कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बल देता है बीजेपी को, जो कि चाहती है कि पूरी की पूरी राजनीति जातीय समीकरण के हिसाब से ही चले और 2022 का चुनाव सिर्फ और सिर्फ जातीय समीकरण के ही आधार पर हो। तो अखिलेश की मौजूदगी योगी को ऑक्सीजन देती है। अखिलेश अपनी सियासत में जब तक गवर्नेंस की प्रक्रिया को नहीं जोड़ेंगे, तब तक वह समाज के भीतर के अन्य लोगों को नहीं जोड़ पाएंगे। और इसके ठीक उलट कांग्रेस जब तक गवर्नेंस के साथ साथ सामाजिक समीकरणों को अपने साथ नहीं जोड़ेगी, तब तक उसकी मौजूदगी नहीं होगी। मायावती को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। ओवैसी की मौजूदगी किसे लाभ पहुंचाएगी, यह छुपा हुआ नहीं है। आम आदमी पार्टी भी किसी तरीके से दखल देने का जो प्रयास कर रही है, वो किसे लाभ पहुंचाएगी, यह भी कोई छुपा हुआ वक्तव्य नहीं होगा। यह हर कोई समझ रहा है कि किस तरीके से राजनीतिक दलों को किसे आगे बढ़ाना है, किसे नकेल कसना है, किसके घर पे ईडी और आईटी की रेड होनी है, कहां पर सीबीआई को पहुंचना है। सेंटर इस बात को बाखूबी जानती है। तो ऐसे में आखिरी सवाल सबसे बड़ा यह है, पहली बार एक राजनीतिक प्रयोग अगर 40% महिलाओं को टिकट देने के साथ इस नारे को लेकर किया गया है कि लड़की हूं, लड़ना जानती हूं, और उत्तर प्रदेश इस बात से वाकिफ है कि लोकतंत्र की सीमाएं यकीनन लखनऊ के शहरी मिजाज के आगे निकल नहीं पाती है, कानपुर के भीतर भी वह रेंग नहीं पाती है। तो ऐसे में उन्नाव, हाथरस, सोनभद्र की क्या हैसियत है? और कानून के जिस राज के घोड़े पर सवार हैं राज्य के मुख्यमंत्री, उस कानून के राज की कमान जो है उनके हाथों में इस सलीके है कि वो जो कह दें वही कानून हो। तो फिर लोकतंत्र की परिभाषा उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2022 में बदलेगी या नहीं बदलेगी, यह सब कुछ उन्हीं वोटरों को तय करना है जो अभी तक जातीय समीकरण के हिसाब से चलते रहे, अभी तक धर्म और कमंडल की राजनीति में फंसे रहे, अभी तक इसको गिराना है और उसको खड़ा करना है कि सोच के मातहत चलते रहे। ये पहली बार बड़ा सवाल है। संकट इतना बड़ा हो चला है और उस पीढ़ी के सामने हर परिवार के घर के भीतर युवा के पास ना काम है, ना कॉलेज खुला है, ना एजुकेशन हो पा रहा है, और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जब ठप पड़ा है, तो तय उत्तर प्रदेश की जनता क्या करेगी? वह नारों के आश्रय वोट देगी, ज़मीन पर संगठन की सक्रियता के आश्रय वोट देगी, या फिर सत्ता जिसके पास है उसकी ताकत और उसके सांस्थानिक प्रयोगों के आश्रय चलेगी, या फिर आखिर में उत्तर प्रदेश का चुनाव वही बाहुबल और वही धनबल में खोकर रह जाएगा? इंतजार कीजिए क्या होता है। लेकिन तस्वीर यही है और नारा वाकई खूबसूरत है, शानदार है।
ये अमल में आ जाए इस देश के भीतर में, तो अपराध रुक जाएंगे और वाकई लड़कियां खड़ी हो जाए इस देश की, तो यकीनन एक तस्वीर बदल जाएगी इसी देश की। जो आपराधिक तत्व हैं, जो बेखौफ रहते हैं, उन पर नकेल कस जाएगी। लड़की हूं, लड़ना जानती हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।